नमस्कार, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। तो अगर आप लोग क्लास 12 बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं, 2023 में बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं, तो ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि हमारे YouTube चैनल पर क्लास 12 बायोलॉजी की पूरी किताब से महत्वपूर्ण प्रश्न कराए जा रहे थे। इसके अंतर्गत हमारी जो पहली सीरीज स्टार्ट हुई थी, जो आपकी होती है महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरीय प्रश्न की, ठीक। तो उसमें हम लोगों ने क्लास 12 बायोलॉजी की जो पूरी किताब होती है उसमें से महत्वपूर्ण प्रश्नों को कर रहे थे, जिसके अंतर्गत अभी तक हम लोगों ने पार्ट नंबर 6 तक डिस्कस कर लिया था, जिसके अंतर्गत अभी तक हम लोगों ने 60 सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस कर लिया था, साथ में उसका सोल्यूशन भी आपको बताया था, ठीक। उसी के आगे के प्रश्न को आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं, यानी कि ये आपका वीडियो पार्ट नंबर 7 होने वाला है। वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए आपको वीडियो के अंत तक बने रहना है सभी चीज़ों को अच्छे तरीके से समझने के लिए, क्योंकि जितने भी प्रश्न मैं आपको करा रहा हूँ सभी आपके बोर्ड एग्जाम में आए हुए प्रश्न है, इसलिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। और अगर आप लोग को 80, 50 या फिर 90% तक चाहिए तो आपको सारे प्रश्नों को अच्छे तरीके से तैयार करना है, तभी आप लोग अपनी बोर्ड परीक्षा 2023 में अच्छा स्कोर कर पाएंगे, ठीक। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप लोगों को क्लास 12 बायोलॉजी के सभी चैप्टर्स के नोट्स चाहिए, साथ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। चार्ज केवल 50 रुपीज़ है, जिसके अंतर्गत आप लोग क्लास 12 बायोलॉजी के सभी चैप्टर्स के नोट्स मिल जाएंगे, साथ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर भी मिल जाएंगे। तो जिनको भी चाहिए वो लोग इन पर मैसेज करके व्हाट्सएप नंबर पर आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं और प्राप्त कर सकते हैं, ठीक। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो क्लास 12 बायोलॉजी की पूरी किताब से हम लोग महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरीय प्रश्न को डिस्कस कर रहे थे। इसके अंतर्गत अभी तक हम लोगों ने 60 सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरीय प्रश्न को डिस्कस कर लिया था, और पूरी किताब में लगभग आपके 85 से प्लस आपके महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं। तो आपकी 1 या 2 वीडियो उसके बाद और आएगी और आपका टॉपिक होगा पूरी तरह समाप्त हो जाएगा, ठीक। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं, और जो आपका 61वां प्रश्न है वहां से वीडियो को शुरू करते हैं, ठीक। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 61 है, जो आपका होता है इकोटॉन पर टिप्पणी लिखी। आपके बोर्ड एग्जाम में 2007 में क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपको पता होना चाहिए कि इकोटॉन क्या होता है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। तो हो सकता है कि 2023 में भी एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाए, तो आप लोग को पता होना चाहिए। आप लोग लिखेंगे इकोटॉन की टिप्पणी में, आप लोग लिखेंगे दो पारितंत्रों के मिलने पर बना संक्रमण क्षेत्र जिसमें दोनों पारितंत्र के जीव मिलते हैं, इकोटॉन कहलाता है। यानी कि आपको समझना है कि जब दो पारितंत्र आपस में मिलते हैं तो उससे क्या होता है, संक्रमण क्षेत्र बनता है, जिसमें क्या होता है दोनों पारितंत्र के जब जीव पाए जाते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग इकोटॉन कहते हैं। उदाहरण के रूप में आप लोग समझ सकते हैं ज्वार नदमुख और साथ में दलदल, ये क्या है आपके इकोटॉन के उदाहरण है। तो आप लोग पहले प्रश्न नंबर 61 के आंसर को भी अच्छे तरह नोट कर लीजिए, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक। इसमें जो आपका प्रश्न नंबर 62 है, जो आपका होता है मरुद्भिद पादपों में कांटे किसका रूपांतरण है। 2016 में 2019 में 2 बार आपकी बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन पूछा गया है। आपको पता होना चाहिए कि मरुद्भिद पादपों में कांटे किसका रूपांतरण है, ठीक। तो आप लोग आंसर बताएंगे मरुद्भिद पादपों, जैसे कि आप लोग जान सकते हैं नागफनी में क्या होता है, में पत्तियां वाष्पोसर्जन की दर को कम करने के लिए कांटों में रूपांतरित हो जाते हैं। यानी कि जो पत्तियां होती हैं वो वाष्पोसर्जन की दर को कम करने के लिए किसमें बदल जाती हैं, आपके कांटों में रूपांतरित हो जाती हैं। इससे क्या होता है, इससे जल की हानि को कम किया जा सकता है, यानी कि इससे क्या होगा कि जल की हानि कम हो जाएगी। तो आप लोग बता सकते हैं कि मरुद्भिद पादपों जैसे कि नागफनी में क्या होता है, पत्तियां जो होती हैं वो वाष्पोसर्जन की दर को कम करने के लिए कांटों में रूपांतरित हो जाती हैं। इससे क्या होता है, जल की हानि को कम किया जा सकता है। तो इस प्रकार से आप लोग नोट कर सकते हैं। तो प्रश्न नंबर 62 आपका हो गया, इसे आप लोग नोट कर लीजिए, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें जो आपका अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 63, जो आपका होता है वायुमंडल में N2 तथा CO2 का क्या प्रतिशत है, आपको बताना है। 2009 में 2007 में 2 बार बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन पूछा गया आपसे, बहुविकल्पी प्रश्न में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और बहुत ही नॉर्मल सा क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। तो आप लोगों को पता होगा कि जो आपका वायुमंडल होता है उसमें N2 जो गैस होती है आपकी 78% पाई जाती है, तथा जो आपकी जो CO2 गैस होती है आपकी 0.03% पाई जाती है, ठीक। तो इसे भी आप लोग नोट कर लीजिए, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक। तो यहाँ तक आपके 63 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, तो इसे आप लोग जल्दी से नोट करो, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अब हमारा जो क्वेश्चन नंबर 64 है, जो आपका होता है जरायुजी अंकुरण क्या है या किस पादप में पाया जाता है। आप लोग देख सकते हैं कि 2019 में, 2017 में, 2016 में, 2009 में, यानी देख सकते हैं आप लोग कि 4 बार की बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन आया हुआ। आपको पता होना चाहिए कि जरायुजी अंकुरण क्या होता है और यह किस प्रकार के पादप में पाया जाता है, ठीक। तो आप लोग आंसर बताएंगे उसका, आप लोग लिखना स्टार्ट करेंगे कि जब बीज का अंकुरण मात्र पादप पर ही हो जाता है, यानी कि जब बीज क्या होता है मात्र पादप पर ही अंकुरित हो जाता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग जरायुजी अंकुरण कहते हैं, तथा यह गुण जरायुजता कहलाता है। यानी कि जो गुण होता है ये आपका जरायुजता कहलाता है। और आपका जो जरायुजता होता है वो मैग्रोव वनों जैसे कि लवणोद्भिदों, उदाहरण आप लोग राइजोफोरा में पाया जाने वाला विशिष्ट अनुकूलन है, ठीक। इस प्रकार से आप लोग समझ सकते हैं। आगे आप लोग बताएंगे इससे पादप मृदा की अत्यधिक लवणीय दशा से बचकर वृद्धि करता है, ठीक। तो इस प्रकार से आप लोग समझ गए होंगे कि जरायुजी अंकुरण क्या होता है और साथ ही में ये किस प्रकार के पादप में पाया जाता है। तो आप लोग बता सकते हैं उदाहरण में राइजोफोरा में पाया जाता है, ठीक। तो इसे आप लोग नोट कर लीजिए, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
तो इसमें जो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65 जो आपका होता है, दो कीट भक्षी पादपों के नाम लिखिए। 2015 में क्वेश्चन आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछा गया, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं मैं उन सारे प्रश्नों को कराने की पूरी कोशिश कर रहा हूं। तो आपको पता होना चाहिए कि आपके जो दो कीट भक्षी पादप के नाम हम लोग को बताने हैं, तो आपको पता होना चाहिए। आप लोग बताएंगे, आंसर डाल करके लिखना स्टार्ट करेंगे। आप लोग लिखेंगे यूट्रिकुलेरिया और साथ में आप लोग बता सकते हैं नेफेंथीज, आपका जो है वो आपके कीट भक्षी पादपों के नाम है। तो इस प्रकार से आप लोग इसे नोट कर लीजिए, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक, इसमें जो आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66 जो आपका होता है, सहजीवी पादप पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। 2017 में 2018 में दो बार आपकी बोर्ड परीक्षा में भी क्वेश्चन पूछा गया। आपको पता होना चाहिए कि सहजीवी पादप क्या होता है। ठीक, तो आप लोग बताएंगे कि यह दो भिन्न जातियों के मध्य एक प्रकार का धनात्मक अंतर संबंध है, यानी कि जो आपके दो भिन्न जातियां होती हैं उनके मध्य में क्या होता है, एक प्रकार का धनात्मक अंतर संबंध जो होता है, जिसमें क्या होता है, जिसमें दोनों जीवों या किसी एक को ही लाभ होता है परंतु दोनों में से किसी को हानि नहीं होती। यानी कि ये चीज आपको ध्यान देना है कि यह दो भिन्न जातियों के मध्य एक प्रकार का धनात्मक अंतर संबंध है, जिसमें क्या होता है, दोनों जीवों या फिर किसी एक को ही लाभ होता है परंतु हानि किसी को भी नहीं होती। पहला जीव हो चाहे दूसरा जीव हो, दोनों को हानि नहीं होती है। उदाहरण आप लोग समझ सकते हैं लाइकेन। ठीक, तो आप लोग समझ गए होंगे कि आपका जो सहजीवी पादप होता है वो क्या होता है। आप लोग इसे नोट कर लीजिए, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक, तो इसमें जो आपका क्वेश्चन नंबर 67 जो आपका होता है, उस पादप का नाम लिखिए जिसमें ऋणात्मक श्वसन मूल्य पाई जाती है। 2017 में आपके बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन पूछा गया, तभी मैंने इसे यहाँ पर लिखा है। तो आप लोग याद रखेंगे कि जो आपका पादप होता है जिसमें ऋणात्मक श्वसन मूल्य पाई जाती है आपका राइजोफोरा होता है। तो इसे आप लोग नोट करेंगे, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ देंगे। ठीक, इसमें जो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68 जो आपका होता है, की स्टोन प्रजाति पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। 2018 में 2007 में दो बार आपकी बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन पूछा गया। आपको पता होना चाहिए कि की स्टोन प्रजाति पर क्या हमको टिप्पणी लिखनी है। ठीक, आप लोग आंसर डाल करके लिखना स्टार्ट करेंगे। वे प्रजातियां जो किसी समुदाय में प्रचुरता या जैव भार की अल्पता के उपरांत भी समुदाय के अभिलक्षणों को प्रभावित करती हैं, की स्टोन प्रजातियां कहलाती हैं। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, लोग समझिएगा कि वह प्रजातियां जो किसी समुदाय में प्रचुरता या जैव भार की अल्पता के उपरांत भी समुदाय के अभिलक्षणों को प्रभावित करती हैं, की स्टोन प्रजातियां कहलाती हैं। आगे आप लोग इसमें बताएंगे, ये प्रजातियां अपनी परस्पर क्रियाओं से समुदाय की संरचना एवं जैविक घटकों को परिवर्तित करती हैं। उदाहरण के रूप में हम लोग ध्यान सकते हैं, कंगारू व चूहों के निष्कासन मात्र से क्या होता है, रेगिस्तान हरे भरे चारागाहों में बदल सकते हैं। ठीक, तो इस प्रकार से आप लोग समझ गए होंगे कि की स्टोन प्रजाति क्या होती है। आप लोग इसे नोट करेंगे, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ठीक, इसमें जो आपका अगला क्वेश्चन होने वाला है काफी ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाला है, जो आपका होता है बीटी फसल पर टिप्पणी लिखिए। आप लोग देख सकते हैं कि 2020 में 17 में 14 में तीन बार आपकी बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन आया हुआ है और इस बार भी इसके आने की संभावना 100% है। तो इसके आप लोग अच्छे तरह याद रखेंगे कि बीटी फसलें क्या होती हैं। तो आप लोग हेडिंग डाल करके लिखना स्टार्ट करेंगे। जैव प्रौद्योगिकी द्वारा ऐसी फसलें उत्पन्न की जा रही हैं जिनमें कीटनाशकों की आवश्यकता नहीं होती, यानी कि जैव प्रौद्योगिकी द्वारा ऐसी फसलें बनाई जा रही हैं जिसमें क्या होता है, कीटनाशकों की आवश्यकता नहीं होती है। आप लोग समझ सकते हैं कीटनाशकों की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि ये जो पादप होते हैं वो पीड़क प्रतिरोधी होते हैं, यानी कि जो आपके पीड़क होते हैं उनसे प्रतिरोधी पादप बनाए जा रहे हैं। इस प्रकार से आप लोग आगे यहाँ पर लिखेंगे। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। यहाँ पर आप लोग देखेंगे बीटी फसलें डाल करके आप लोग लिखना स्टार्ट करेंगे। जैव प्रौद्योगिकी द्वारा ऐसी फसलें उत्पन्न की जा रही हैं जिनमें कीटनाशकों की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि ये जो पादप होते हैं वो जातियाँ ये पादप जातियाँ जो होती हैं आपकी पीड़क प्रतिरोधी होती हैं और बीटी एक प्रकार का प्रतिविष है। ठीक, जो आपका बैसिलस थ्यूरिजिएंसिस जीवाणु से निर्मित होती है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि बीटी फसल पर आपको क्या क्या चीज़ें लिखनी है। अगर आपके बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन आ जाता है तो आप लोग इसे भी जल्दी से नोट कर लीजिए, महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकता है। उसके बाद फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ठीक, तो इसमें जो आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70 जो आपका हो जाता है, जो आपका होता है क्या होता है आपका, जो आपका होता है जैव प्रौद्योगिकी के कृषि संबंधित दो उपयोग लिखिए। 2018 में आपकी बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन पूछा गया। आपको पता होना चाहिए कि जैव प्रौद्योगिकी के कृषि संबंधित दो उपयोग क्या होते हैं। ठीक, 2018 में क्वेश्चन पूछा गया। आप लोग आंसर बताएंगे। जैव प्रौद्योगिकी का कृषि में उपयोग परजीवी यानी कि कह सकते हैं आप लोग शॉर्ट फॉर्म में जीएम फसलों के निर्माण व कह सकते हैं दूसरा उपयोग इसमें आप लोग बताएंगे कि नॉन लेग्यूमिनस पादपों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्षमता के विकास करने हेतु किया जाता है। ठीक, तो इस प्रकार से आप लोग समझ गए होंगे कि जैव प्रौद्योगिकी की कृषि से संबंधित जो दो उपयोग हैं, एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ। पहला उपयोग क्या है, पहला उपयोग आप लोग बताएंगे कि जैव प्रौद्योगिकी का कृषि में उपयोग परजीवी यानी कह सकते हैं जीएम फसलों के निर्माण, पहला उपयोग ये हो गया। दूसरा उपयोग आप लोग बताएंगे कि नॉन लेग्यूमिनस पादपों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्षमता के विकास करने हेतु किया जाता है। ठीक, तो इसे आप लोग जल्दी से नोट कर लीजिए। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए इसी प्रकार के अभी महत्वपूर्ण वीडियोस को पाने के लिए। तो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।